हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में अपन ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है औसत परमाणु द्रव्यमान। आज का हमारा टॉपिक है औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिए, इसमें परमाणु द्रव्यमान के साथ औसत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है कि प्रकृति में एक ही तत्व एक से अधिक समस्थानिकीय रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन में कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। फिर क्लोरीन होता है, क्लोरीन में क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 2 समस्थानिक मिलते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, साधारण हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो जब भी एक तत्व एक से अधिक समस्थानिकीय रूपों में पाया जाए तो उस अवस्था में परमाणुवीय द्रव्यमान को सदैव औसत परमाणुवीय द्रव्यमान के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जब भी एक तत्व एक से अधिक समस्थानिकीय रूपों में पाया जाता है तो उस अवस्था में परमाणुवीय द्रव्यमान को सदैव औसत परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इस औसत को ज्ञात करते समय हम सापेक्षिक प्रचुरता को भी ध्यान में रखते हैं, यानी वो समस्थानिक प्रकृति में किस अनुपात में उपलब्ध है, किस प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह आई कि भाई परमाणु द्रव्यमान को औसत रूप में क्यों व्यक्त किया जा रहा है। परमाणु द्रव्यमान को औसत रूप में व्यक्त करने का कारण होता है कि जब प्रकृति में किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक उपलब्ध हैं, किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक उपलब्ध हैं, तो उस अवस्था में उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हमेशा औसत के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा। और उस औसत को ज्ञात करते समय उस प्रत्येक समस्थानिक की सापेक्षिक प्रचुरता यानी प्रकृति में उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से जो है हम परमाणु द्रव्यमानों को औसत के रूप में व्यक्त करते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। देखिए, एक इसका एग्जाम्पल है। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 व Cl37 3:1 में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। अब बेटा अपन क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात तो इसमें 2 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास क्लोरीन का समस्थानिक है Cl35 और एक समस्थानिक है Cl37 और इनका अनुपात है 3:1। 3:1 का अर्थ ये हुआ कि अगर प्रकृति में क्लोरीन के 4 परमाणु हैं, अगर प्रकृति में क्लोरीन के 4 परमाणु हैं तो 4 में से 3 परमाणु तो क्लोरीन 35 होंगे और एक परमाणु आपका क्लोरीन 37 वाला। अगर हम ये मान के चलते हैं कि प्रकृति में क्लोरीन के केवल 4 परमाणु हैं, 3 और 1 4, तो उस अवस्था में 3 परमाणु क्लोरीन 35 के और एक परमाणु आपका क्लोरीन 37 का होगा। तो
अब हम इसमें औसत परमाणु भार कैसे निकालेंगे? तो औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, देखिए 35 वाले परमाणुओं की संख्या है 3, क्लोरीन 35 वाले परमाणुओं की संख्या 3 प्लस क्लोरीन 37 वाले परमाणुओं की संख्या 1 और कुल परमाणुओं की संख्या है 4। औसत को जो निकालने का तरीका आप लोग अब तक पढ़ते आए वही तरीका है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। परमाणु भारों का योग, 3 परमाणु 35 वाले, तो 3 परमाणुओं का कुल भार हो जाएगा 35 इंटू 3, एक परमाणु 37 वाला, इसका भार हो जाएगा 37 इंटू 1 और कुल परमाणुओं की संख्या हो गई 4। तो इस तरह राशियों का योग कुल परमाणु द्रव्यमान बटे परमाणुओं की संख्या। औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा? परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बटे परमाणुओं की संख्या। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं यहां पर, परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बटे परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं का कुल द्रव्यमान क्या होगा भाई? 35 वाले परमाणुओं की संख्या है 3 और 37 वाले परमाणुओं की संख्या है 1 और इसको आप हल करिए, ये हो जाएगा 105 प्लस 37 4 और ये हो गया 7 और 5 12 2 3 और 1 4 1 4 4 तिया 12 4 तिया 12 2 बचेगा 4 पंजे 20 फिर 2 बचेगा 4 पंजे 20। तो बेटा इस तरह आप लोग पढ़ते हैं क्लोरीन का जो परमाणु भार 35.5 है, तो वो 35.5 क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। क्लोरीन का जो हम परमाणु भार 35.5 पढ़ते हैं वो औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में 35.5 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है औसत जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो बात ये थी कि भाई हम औसत के रूप में व्यक्त क्यों करते हैं, उसका कारण ये था कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके एक से अधिक समस्थानिकीय रूप उपलब्ध है और हर एक समस्थानिक की प्रकृति में एक निश्चित उपलब्धता होती है। तो हम जो है किसी एक परमाणु के मतलब किसी एक समस्थान, जब हम किसी, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन कह रहे हैं तो या तो हमारे पास ये स्पष्ट हो कि हम क्लोरीन 35 की बात कर रहे हैं या क्लोरीन 37 की बात कर रहे हैं, और लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तो उस अवस्था में हम दोनों समस्थानिकों के द्रव्यमान का औसत जो है वो व्यक्त करते हैं। अगर एक से ज्यादा समस्थानिक हैं तो परमाणु द्रव्यमान को हमेशा ही औसत के रूप में ही व्यक्त किया जाएगा। तो ये बेटा उसको व्यक्त करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया। देखिए बेटा, इसमें आपको मैं एक अगला उदाहरण देता हूं। जैसे प्रकृति में बोरोन 2 रूपों में होता है, एक तो होता है बोरोन 10 और एक होता है बोरोन 11। देखिए बोरोन 10 की प्रकृति में उपलब्धता है 19.6%, इसकी उपलब्धता है 19.6% और इसकी उपलब्धता है 80.4%। तो अब हमें पूछा गया है भाई बोरोन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। इसमें जब प्रतिशत में दिया जाता है तो प्रतिशत में देने का मतलब है कि प्रकृति में हम ये मानते हैं कि प्रकृति में टोटल 100 परमाणु बोरोन के हैं।
जब उपलब्धता को प्रतिशत में दिया जाए तो हम ये मानेंगे कि प्रकृति में बोरोन के कुल 100 परमाणु हैं और 100 परमाणुओं में से 19.6 परमाणु तो बोरोन 10 के हैं और 80.4 परमाणु जो है वो बोरोन 11 के हैं। 80.4 परमाणु बोरोन 11 के। तो इसका औसत परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा। बोरोन 10 के परमाणुओं की संख्या है 19.6 प्लस बोरोन 11 के परमाणुओं की संख्या है 80.4 और परमाणुओं की कुल संख्या है 100। परसेंट में अगर दिया है प्रश्न तो आपके परमाणुओं की संख्या हो जाएगी सीधे 100। तो ये हो जाएगा आपका 196 प्लस 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88 और ये हो जाएगा 884.4 और ये हो जाएगा आपका 196। तो इस तरह से जब हम इसमें डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा आपका 0.4, 4 और 6 10 की 0 बचेगा 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18 की 8 बचेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बटे 100। तो इस तरह से जब आप इसको हल करते हैं तो ये आता है 10.804 U या फिर AMU या फिर ग्राम पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है बोरोन के औसत परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं, चाहे वो औसत के रूप में दिया जाए, चाहे औसत के रूप में दिया जाए और चाहे प्रतिशत उपलब्ध प्रतिशत मात्रा के रूप में दिया जाए। तो औसत इसमें आपको अनुपात के रूप में दिया है तो अनुपात के मान से परमाणु द्रव्यमान को गुणा करना होता है और अगर प्रतिशत मात्रा के रूप में दिया जाता है तो प्रतिशत मात्रा के मान से परमाणु भार को गुणा करके कुल परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है और परमाणुओं के कुल द्रव्यमान को हम 100 से भाग करके जो है यहाँ पर बोरोन का औसत परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो है औसत परमाणुवीय द्रव्यमान की गणना 2 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर समझा। अगला इसका टॉपिक आता है आणविक द्रव्यमान। नया टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। देखिए बेटा, आणविक द्रव्यमान को हम परिभाषित करने के लिए परमाणु द्रव्यमान वाली परिभाषा जैसा ही अपन तरीका इसका निकाल सकते हैं। तो कैसा इसमें कैसे परिभाषित करें? किसी अणु का द्रव्यमान एक संख्या है, अणु का द्रव्यमान एक संख्या है जो दर्शाती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भार। जैसे हमने परमाणु भार की परिभाषा दी थी पिछले वीडियो में, बिल्कुल वही तरीका है। हमने परमाणु भार के लिए बताया था कि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है जो दर्शाती है कि पदार्थ का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी है। यह अणु हो गया। तो अणु का द्रव्यमान को हम कैसे समझाएंगे? अणु का द्रव्यमान एक संख्या होती है, अणु का द्रव्यमान
एक संख्या होती है जो दर्शाती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी है। तरीका बिल्कुल समान है, सारी की सारी प्रक्रिया समान है। पहले आधार बनाया था हाइड्रोजन को, फिर आधार बनाया गया ऑक्सीजन को, और वर्तमान में अपन आधार लेते हैं इसका कार्बन 12। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो दर्शाती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी। ये तो हो गया बेटा आणविक द्रव्यमान की परिभाषा। मात्रक की बात आती है तो मात्रक वही होगा जो परमाणु द्रव्यमान का होगा। मात्रक क्या लिखेंगे भाई? मात्रक में या तो पुराने मात्रक की बात करें तो अपन पुराने मात्रक में आपका एक तो एम, फिर नए मात्रक में बात करें तो यू, और या फिर जो है अपन इसको आजकल ग्राम प्रति मोल के रूप में भी इसको व्यक्त करते हैं। ये हो गए बेटा इसके मात्रक। अब अणु भार को प्रायोगिक तौर पर ज्ञात करने का तरीका, जो परमाणु भार का तरीका है वही आणविक द्रव्यमान का तरीका। इसके लिए तरीका होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति एक तकनीक होती है। इस तकनीक की सहायता से जो है किसी पदार्थ का परमाणु, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या किसी अणु का आणविक द्रव्यमान जो है उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात परिभाषा की, मात्रक की और तकनीक की, हम कैसे इनको ज्ञात करें। अब बात आती है जो हमारे काम की बात है। हमारे काम की बात है कि हमें अणु भार किस प्रकार निकालना है वो पता होना चाहिए। आणविक द्रव्यमान हम गणना के द्वारा किस प्रकार ज्ञात करेंगे ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है, आपको पदार्थ में जो जो तत्व दिए गए हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग कर दीजिए। अणु के अंदर जो जो तत्व दिए गए हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग कर दीजिए। तो योग करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। जैसे H2O का आपको द्रव्यमान निकालना है। देखिए इसके लिए ना हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। H2O का हमें द्रव्यमान निकालना है, तो H2O का द्रव्यमान कैसे निकाला जाए? एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान को हम गणना करते समय 1 मान लेते हैं। वैसे तो इसका एग्जैक्ट मान 1.008, लेकिन अपन उसको 1.008 की जगह हम उसको 1 से गणना कर लेते, गणनाएं आसानी से हो जाती है। फिर परमाणुओं की संख्या होती है 2। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 2, प्लस अगला परमाणु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 और टोटल आ गया बेटा 18। मात्रक लगाने की अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो लगाए, नहीं तो कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्यात्मक मान होते हैं। मात्रक लगाया भी जा सकता है, मात्रक छोड़ा भी जा सकता है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, अमोनिया। अब अमोनिया में एक नाइट्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 3। एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो 14 और 3 17 यू। देखिए हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, ऑर्गन का 40, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फ्लोरीन 19, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन
80, आयोडीन 127। ये बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु द्रव्यमान बताएं। आयरन का और याद रखें, आयरन का 56। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु द्रव्यमान बताएं आपको, और इन परमाणु द्रव्यमानों का जब आप योग कर देते हैं तो परमाणु द्रव्यमानों के योग से हमको आणविक द्रव्यमान प्राप्त होता है। जैसे देखिए, इसमें अमोनिया का हो गया। अब इसमें इसके बाद में अपन लेते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 का द्रव्यमान कैसे आएगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, परमाणु की संख्या 2। सल्फर परमाणु द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन का 16, परमाणु की संख्या 4। एक हाइड्रोजन का 1 और परमाणु की संख्या 2। सल्फर का परमाणु भार 32, फिर प्लस एक ऑक्सीजन का 16, संख्या हो गई 4, मिलाकर हो जाएगा 98। फिर बेटा अगला उदाहरण, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16 और परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की है 3। इनको आप हल करेंगे तो आएगा 63। फिर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16, संख्या हो गई 2, तो ये हो गया 64 U। तो इस तरह बेटा हम जो है यहाँ पर आणविक द्रव्यमानों की गणना कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए सदैव परमाणु द्रव्यमानों का योग किया जाता है। जब हम परमाणु द्रव्यमानों का योग करेंगे तो उस अवस्था में हमको आणविक द्रव्यमानों की प्राप्ति होगी। अब बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक आता है सूत्रभार। बेटा सूत्रभार एक तरह से आणविक द्रव्यमान ही है, एक तरह से आणविक द्रव्यमान होता है, लेकिन जहां आयनिक क्रिस्टल होते हैं वहीं पर हम सूत्रभार शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल के अंदर आयनों की संख्या निश्चित नहीं होती। क्रिस्टल छोटा है, आयन की संख्या कम हो जाएगी, क्रिस्टल बड़ा है, आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। NaCl के क्रिस्टल आपके छोटे से छोटा क्रिस्टल हो सकता है, बड़े से बड़ा क्रिस्टल हो सकता है। तो वहां क्योंकि आयनों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो वहां जो सूत्र दिया जाता है यौगिक का, वो सूत्र जो है उनके अनुपात के आधार पर दिया जाता है। वहां जो सूत्र दिए जाते हैं आयनिक यौगिकों के, वो उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात के आधार पर दिए जाते हैं, और उस अनुपात के आधार पर दिए गए सूत्र से, अनुपात के आधार पर दिए गए सूत्र से जब हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उस द्रव्यमान के लिए सही शब्द होता है सूत्रभार। यूं तो हम बोलचाल में उसके लिए भी आणविक द्रव्यमान बोल देते हैं, लेकिन वहां पर सही शब्द होता है सूत्रभार। जहां पर भी यौगिक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों के लिए सामान्यतः आणविक द्रव्यमान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो अणु के रूप में होते ही नहीं, वो क्रिस्टलों के रूप में होते हैं। और क्रिस्टलों में जो है धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात के आधार पर उनका सूत्र निर्धारित किया जाता है। जैसे NaCl, NaCl में ये अणु नहीं है, NaCl के क्रिस्टल होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन कैसा भी छोटे से छोटा क्रिस्टल हो और बड़े से बड़ा क्रिस्टल हो, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अनुपात उसमें हमेशा 1:1 होगा। तो इसके आधार पर अगर हम जो है इसमें द्रव्यमान ज्ञात करें, जैसे सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका योग किया जाए 58.5 U। तो सामान्य बोलचाल में तो हम इसको आणविक द्रव्यमान बोल देते हैं,
लेकिन वास्तव में आणविक द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह बेटा एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी आपका क्रिस्टलों के रूप में होता है। इसमें कॉपर का द्रव्यमान होता है 63.5, कॉपर का परमाणु भार 63.5, सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, ये हो जाएगा 63.5 प्लस 96, इन दोनों का योग कर लिया 0.5, 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो इस तरह से इतना यू या ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार से जहां भी क्रिस्टल आयनिक है वहां आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र द्रव्यमान शब्द का सही, सूत्र द्रव्यमान शब्द जो है वो सही माना जाता है।